नमस्कार, जूनियर मैथ में आपका फिर से स्वागत है। हमारे इस चैनल का मेन उद्देश्य है वैसे स्टूडेंट का सपोर्ट करना जो किसी कारणवश अपना प्राइवेट ट्यूशन नहीं ले पाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रोपोर्शन का पहला चैप्टर। आज प्रोपोर्शन का पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं। मान लीजिए राम के पास 4 पेन है और इसे खरीदने में उसे 28 रुपये का खर्च हुआ। उसी तरह श्याम के पास 12 पेन है और इसे खरीदने में श्याम को 84 यानी 84 रुपये खर्च हुआ। रेशियो हम निकालना जानते हैं। इसका रेशियो हम निकाल के देखते हैं। रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ पेन कितना आ जाएगा? 4:12। 4:12। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आएगा? 1:3। हमने रेशियो में बताया है, आप देख सकते हैं हमारा वीडियो। 1:3। फिर हम निकालते हैं रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ राम एंड श्याम पेन। इनका कॉस्ट का रेशियो क्या आएगा? 28:84। 28:84। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आएगा? ये भी 1:3 आएगा। अब हम देखते हैं कि ये रेशियो और ये रेशियो दोनों बराबर है। इस तरह का कंडीशन में अगर दो रेशियो बराबर है तो ये चारों नंबर क्या होगा? इन प्रोपोर्शन होगा। क्या लिखते हैं? 4, 12, 28 and 84 are in proportion। ये आपका प्रोपोर्शन कहलाता है। अगर कोई 4 नंबर्स दिए हुए हैं, वो चारों का रेशियो दो दो के रेशियो में अगर चारों का रेशियो इक्वल आता है तो ये चारों नंबर ये प्रोपोर्शन में रहते हैं। और हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 4:12 ये प्रोपोर्शन का साइन है और 28:84 ये पेन का रेशियो हो गया, ये प्राइस का रेशियो हो गया और ये प्रोपोर्शन का साइन हो गया। ये प्रोपोर्शन का साइन हो गया। हम इस प्रोपोर्शनल यूनिट को देखते हैं। ये फर्स्ट टर्म है, इसको सेकेंड टर्म कहते हैं, इसको थर्ड टर्म और इसे फोर्थ टर्म कहते हैं। इसका कुछ अलग भी नाम है। ये लास्ट दोनों को हम एक्सट्रीम्स के नाम से जानते हैं, एक्सट्रीम्स। और ये मिडिल के दोनों को हम मीन्स के नाम से जानते हैं, मीन्स। इस प्रोपोर्शन में एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है? फर्स्ट टर्म इनटू फोर्थ टर्म इक्वल टू सेकेंड टर्म
इंटू थर्ड टर्म, यानी ये फर्स्ट टर्म और ये फोर्थ टर्म का मल्टीप्लीकेशन इक्वल क्या होगा, ये सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म का मल्टीप्लीकेशन का। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ये दोनों एक्सट्रीम्स कहलाता है, इसलिए इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू ये दोनों मीन्स कहलाता है, इसलिए प्रोडक्ट ऑफ मीन। आपको इस तरह के 4 नंबर दिए हो सकते हैं और पूछा जा सकता है कि वेदर दीज आर इन प्रोपोर्शन और नॉट। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, फर्स्ट टर्म इंटू फोर्थ टर्म इक्वल टू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म, या प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो दीज आर इन प्रोपोर्शन, ये आपको बता देना है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। टुडे मॉर्निंग फादर bought 5 kg of rice for rupees 255, but my uncle bought 10 kg of rice for rupees 410. Let us calculate to find if both bought rice at same price. Quantity of rice father bought is to quantity of rice uncle bought इक्वल टू क्या आएगा, 5:10। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आएगा, 1:2। फिर हमें क्या करना है, प्राइस ऑफ राइस फॉर फादर इज टू प्राइस ऑफ राइस फॉर अंकल। कितना है, 255:410। 255:410। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आएगा, 51:82। अब देखिए, ये रेशियो और ये रेशियो इक्वल नहीं है, हमें लिखना है टू रेशियोज, दैट इज 1:2 and 51:82 are not equal. Hence, both bought rice at different price. यही हो गया आपका आंसर। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं। द शैडोज ऑफ टू स्टिक्स ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर आर 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। दो स्टिक है, छड़ी है, उन दोनों छड़ी का जो छाया है वो 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, और छड़ी की लंबाई है 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। Let us find the ratios of length of sticks and their length of shadows are in proportion or not. Ratio of length of
स्टिक्स इक्वल टू 6:8, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है 3:4। फिर रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ शैडोज ऑफ स्टिक्स इक्वल टू 15:20 है। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है 3:4 है। अब देखिए ये रेशियो और ये रेशियो इक्वल आ रहा है, तो हमें लिखना क्या है 2 ratios are equal, hence the length of sticks and the length of their shadows are in proportion। ये आपका आंसर हो गया। अभी तक तो हमने 4 नंबर्स के प्रोपोर्शन देखे। कभी कभी आपको 3 नंबर के प्रोपोर्शन भी आ सकते हैं। मान लीजिए कोई 3 नंबर्स दिए हुए हैं ए, बी और सी। आपसे पूछा जा सकता है कि whether these are in continued proportion or not। क्या continued proportion, ये वर्ड आएगा जब ये 3 नंबर्स वाले प्रोपोर्शन के सवाल आएंगे, तो आपके पास ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन वाला वर्ड आएगा। तो देखते हैं। तो इसमें एक कंडीशन है ए, बी एंड सी ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होगा अगर क्या है आर इन continued proportion। कंडीशन क्या है इफ a is to b equal to b is to c। यहां देखिए फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म इक्वल टू सेकेंड टर्म थर्ड टर्म। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a by b इक्वल टू a by b इक्वल टू b by c। और इसको ऐसे लिख सकते हैं ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। तो हम अभी क्या बोल रहे थे ए बी सी, इसे फर्स्ट टर्म कहते हैं, इसे सेकेंड टर्म कहते हैं, और इसका एक और नाम है इसे मीन भी कहते हैं, और इसे थर्ड टर्म कहते हैं। यानी फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म इक्वल टू सेकेंड टर्म का स्क्वायर। फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म इक्वल टू सेकेंड टर्म का स्क्वायर। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म इक्वल टू मीन का स्क्वायर। अब देखते हैं 4 नंबर वाले जो डिजिट थे, नंबर्स थे, उनमें जो फर्स्ट के और लास्ट के डिजिट थे उन्हें हम एक्सट्रीम्स के नाम से पुकारते थे, कहते थे उन्हें एक्सट्रीम। यहाँ भी फर्स्ट और लास्ट टर्म को हम एक्सट्रीम के नाम से ही पुकारेंगे और मिडिल टर्म को हम मीन के नाम से पुकारेंगे।
तो हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। यहाँ प्रोडक्ट ऑफ मीन्स मतलब मीन्स का स्क्वायर। एक क्वेश्चन देखिए, लेट अस फाइंड वेदर 2, 4 and 8 are in continued proportion or not। हमें यहाँ लिखना क्या है, फर्स्ट टर्म इक्वल टू 2, सेकेंड टर्म इक्वल टू 4 एंड थर्ड टर्म इक्वल टू 8। लिखना क्या है, 2, 4 and 8 will be in continued proportion if first term into third term equal to सेकेंड टर्म का स्क्वायर। देखिए क्या होता है, फर्स्ट टर्म 2, थर्ड टर्म 8 और सेकेंड टर्म क्या है, 4 का स्क्वायर। 8 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 और 4 का स्क्वायर क्या आएगा, 16। तो ये इक्वल है, तो हमें लिखना क्या है, हेंस 2, 4 and 8 are in continued proportion। एक दूसरा सवाल देखते हैं इसी से रिलेटेड, लेट अस फाइंड whether 2, 6 and 12 are in continued proportion or not। यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, फर्स्ट टर्म इक्वल टू 2, सेकेंड टर्म इक्वल टू 6 एंड थर्ड टर्म इक्वल टू 12। लिखना क्या है, 2, 6 and 12 will be in continued proportion if first term into third term इक्वल टू सेकेंड टर्म का स्क्वायर। और भी हम लोग लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या आएगा, 2, थर्ड टर्म 12 और सेकेंड टर्म क्या आएगा, 6, इसका स्क्वायर। ये 24, ये 6 इंटू 6 36, ये इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल। तो हमें लिखना है, hence
2, 6 and 12 are not in continued proportion। इससे रिलेटेड एक और सवाल देखते हैं। ऑफ द 3 numbers in continued proportion, first and second numbers are 9 and 6 respectively. Let us find the third number of this proportion। तो कंडीशन लिख देते हैं, कौन जो हमारा स्टेटमेंट है। फर्स्ट टर्म इक्वल टू 9, सेकेंड टर्म इक्वल टू 6 एंड लेट द थर्ड टर्म जो कि हमें निकालना है इक्वल टू x। according to question the numbers are in continued proportion, hence first term into third term इक्वल टू सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। फर्स्ट टर्म यानी 9, थर्ड टर्म हमें निकालना है x इक्वल टू सेकेंड टर्म का स्क्वायर। कैसे लिख सकते हैं? 9x इक्वल टू 36, देयरफॉर x इक्वल टू 36/9। तो ये 9 से कटेगा 4, इसलिए हमारा थर्ड टर्म क्या हो जाएगा? 4। यही आपका आंसर है। इससे रिलेटेड एक और सवाल देख लेते हैं। इफ 8 blank 18 आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। ये ब्लैंक हमें निकालना है, ये नंबर दिया हुआ नहीं है, हमें निकालना है। लेट अस फाइंड द मिसिंग टर्म, ये मिसिंग टर्म हमें निकालना है। स्टेटमेंट लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म इक्वल टू 8, लेट सेकेंड टर्म इक्वल टू x, ये मिसिंग टर्म है, एंड थर्ड टर्म इक्वल टू दिया हुआ है 18। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 numbers are in continued proportion, hence first term into third term इक्वल टू सेकेंड टर्म का स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं। फर्स्ट टर्म 8, थर्ड टर्म 18 और सेकेंड टर्म हमें निकालना है, x माने हुए हैं उसका स्क्वायर। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x स्क्वायर इक्वल टू 144। देयरफॉर x इक्वल टू √144 यानी 12। तो हमारा सेकेंड टर्म क्या आएगा?
12, ये आंसर हो गया। अब देखिए हमने 3 नंबर्स वाले देखे थे सवाल, अब 4 नंबर वाले हैं। इफ blank 8, 30, 20 are in proportion, then let us find the first term. ये फर्स्ट टर्म निकालना है, ये नहीं दिया हुआ है। स्टेटमेंट लिखते हैं, लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू x, सेकेंड टर्म इक्वल टू 8, थर्ड टर्म इक्वल टू 30, फोर्थ टर्म इक्वल टू 20। According to questions, 4 numbers are in proportion, hence हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x:8, प्रोपोर्शन का साइन 30:20, और हम ये भी लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मतलब लास्ट वाला x और 20, और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स मतलब मिडिल वाला 8 और 30। तो x इंटू 20 इक्वल टू 8 इंटू 30, देयरफॉर x इक्वल टू 8 इंटू 30 बाई 20। ये जीरो कट जाएगा, ये 2, ये 4, ये 12। देयरफॉर फर्स्ट टर्म इक्वल टू 12, ये आपका आंसर हो गया। अब प्रोपोर्शन में एक ट्विस्ट आता है कि प्रोपोर्शन को हम 2 तरह से भाग कर सकते हैं, 2 भागों में बांट सकते हैं। एक है डायरेक्ट प्रोपोर्शन और दूसरा है इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट, अभी तक हमने जितने भी सवाल, जितने भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में थे। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, आपको 4 नंबर्स दिए रहते हैं, पहला जो 2 नंबर होता है ये किसी क्वांटिटी का होता है, और लास्ट वाला जो 2 नंबर होता है ये किसी प्राइस का हो सकता है। ये इसी तरह का सिमिलरिटी में किसी में भी हो सकता है। तो हम सॉल्व कैसे करते थे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, इस तरह से हम लोग इसे सॉल्व करते थे। यानी फर्स्ट टर्म इंटू फोर्थ टर्म इक्वल टू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म। इसके पहले आपने सवाल भी देखे होंगे, हमने इसी तरह से सॉल्व किए हैं। इस डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, ये जो नंबर ऑफ क्वांटिटी रहते हैं, ये नंबर ऑफ क्वांटिटी माने ए और बी के प्लेस में जो भी नंबर रहते हैं, अगर ये इनकी संख्या को बढ़ाया जाता है तो सी और डी में जो भी वैल्यू रहते हैं या प्राइस रहते हैं उनका भी वैल्यू बढ़ जाता है। यानी अगर ए और बी बढ़ता है तो सी और डी भी बढ़ता है, इसीलिए इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। और इसको लिखने के लिए, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक स्टेटमेंट लिखना पड़ता है कि इफ नंबर्स ऑफ
क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी दिया हुआ है, किसी भी नंबर का दिया, इफ नंबर्स ऑफ एनीथिंग, जो भी दिया हुआ रहे, इज इंक्रीज्ड, द प्राइस also increases, hence quantity and price are in direct proportion, therefore A is to B proportion C is to D, or first term into fourth term equal to सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म, इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। ये तो हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात। अब आती है इनवर्स प्रोपोर्शन की बात। इनवर्स प्रोपोर्शन में भी आपको ये चार नंबर्स दिए हुए रहेंगे। पहला दो नंबर होगा मैन का, वर्कर का, और लास्ट के जो दो नंबर रहेंगे ये समय का दिया रहेगा, टाइम फॉर वर्क, या इसी से मिलता जुलता कुछ दिया हुआ रहेगा। अब इसमें क्या देखा जाता है कि नंबर ऑफ मेन को अगर बढ़ाते हैं, नंबर ऑफ मेन अगर इंक्रीज होता है तो टाइम फॉर वर्क ये डिक्रीज होता है। अगर चार आदमी कोई काम को एक दिन में करता है तो 8 आदमी उस काम को आधा दिन में करेगा। इसी तरह से नंबर ऑफ मेन अगर बढ़ता है तो टाइम ऑफ वर्क घटता है, इसलिए इसका नाम इनवर्स प्रोपोर्शन दिया गया है। तो इस तरह के सवाल को हम सॉल्व करने में हम एक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं और लिखते हैं क्या स्टेटमेंट में, इफ नंबर ऑफ मेन is increased, the time required is decreases, hence main and time are in inverse proportion। उसके बाद लिखते हैं इन proportionality the inverse relation of the given ratios are, तो हम ये जो रेशियो दिया हुआ है A:B प्रोपोर्शन C:D, सिर्फ A और B को चेंज कर देते हैं, लिखते हैं B:A प्रोपोर्शन C:D, बस इतना ही करना पड़ता है। उसके बाद डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जैसे काम करते हैं वैसे ही कर देंगे। तो हम करते क्या है फिर, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी B इंटू डी, ये लास्ट वाला मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू मिडिल वाला मल्टीप्लीकेशन। अगर हम ये इन्वर्स नहीं करते हैं, A और B और A को चेंज नहीं करते हैं आपस में, तो हमारा आंसर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। मेन और टाइम माने वर्कर और टाइम का रिलेशन हमेशा उल्टा होता है। वर्कर घटता है तो समय बढ़ता है काम का, और वर्कर बढ़ता है तो काम का समय घटता है।
इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ 15 मीटर ऑफ क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू मेक 5 फ्रॉक्स, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ विल बी नीडेड फॉर 2 फ्रॉक्स? इस तरह के क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिखेंगे। इन मैथमेटिकल लैंग्वेज, number of frocks, length of cloth, 5, 2 और 15, ये इसको x मान लिए, हमें निकालना पड़ेगा। से if number of frocks increases, the length of cloth also increases. Hence, these are in direct proportion. Therefore, 5:2 proportion 15:x. तो फर्स्ट टर्म इंटू फोर्थ टर्म इक्वल टू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म। वैल्यू पुट करते हैं। 5 × x इक्वल टू 2 × 15, therefore x इक्वल टू 2 × 15/5, ये 3 से कटेगा, 6 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी 2 फ्रॉक बनाने में आपको 6 मीटर का क्लॉथ या कपड़ा लगेगा। इसी से रिलेटेड एक दूसरा देख लेते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल। 22 men are required to paint a house in 10 days. In how many days will 11 men paint the same house? स्टेटमेंट लिखते हैं। इन मैथमेटिकल लैंग्वेज, मेन और यहां टाइम, डेज में 22, 11 और यहां 10 और x से 22 मेन 10 दिन में करता है, तो 11 मेन कितने दिन में करेगा? अब यहां एक स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। इफ नंबर ऑफ मेन डिक्रीजेज, the time required will be increased. Hence, these are in inverse proportion. ये स्टेटमेंट लिखना है और फिर लिखना है in proportionality the inverse
रिलेशन ऑफ गिवन रेशियोज आर, क्या लिखना है, हमें लेना चाहिए था 22:11, लेकिन हम लेंगे क्या 11:22, 11:22 प्रोपोर्शन 10:x, ये इसका इन्वर्स है। हमें लेना चाहिए था 22:11, अगर ये इन्वर्स नहीं होता तो, क्योंकि ये इन्वर्स है इसलिए हमने 11:22 लिया। अब सिंपली इसको सॉल्व करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी 11 इंटू एक्स इक्वल टू 22 इंटू 10, देयरफॉर x इक्वल टू 22 इंटू 10 बाई 11, ये 2 से कटेगा, ये 20, यानी 11 आदमी 20 दिन में सेम हाउस को पेंट करेगा। तो आपका आंसर ये 20 डेज हो गया। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।